तो आज चलिए जान लेते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स में क्या छपा है। बिज़नेस रिलेटेड कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा या स्क्रीन में लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विच हेल्प्स अस मेक मोर एंड मोर कंटेंट, ताकि आप फाइनेंशियली एडुकेट हो सकें और सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने का रीज़न ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, किस इंडस्ट्री में आपको फोकस करना है। यहाँ पे मैं स्टॉक स्पेसिफिक कोई बात नहीं करता, यहाँ पे प्राइमरीली मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करता हूँ, क्या मूवमेंट हो रहा है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ताकि आप एटलीस्ट आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको इंडस्ट्री समझ में आएगा। इंडस्ट्री की बेस पे आप फिर स्टॉक को जो है सिलेक्ट कर पाएंगे एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। क्योंकि जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो होता है वो लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिकली माइक्रो इकोनॉमिकली दोनों आपको समझना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़ जो आप देख रहे हैं, HDFC ने $750 मिलियन जो है वो उठाए हैं आपका टू लेंड टू अफोर्डेबल हाउसिंग। जैसे आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट से बहुत सारा पुश किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो आपका क्या होता है, 1 लाख तक जो है वो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी क्या करता है, उस पैसे को लेके अपना जो घर खुद का घर जो है वो खुद बनाता है। कैसे बनाता है, ऑब्वियसली उसके पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, ज़मीन के ऊपर वो इन्वेस्ट करेगा, सीमेंट पे, ब्रिक पे, फिर आपका घर बनाने के लिए स्विचेस पे इन्वेस्ट करेगा, मतलब फ़ैन स्विच ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब हाउस घर बनाने के लिए जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। प्राइमरीली सीमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए आप देखोगे कि देयर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंडिया इज़ लुकिंग टू सी अ लॉट ऑफ इंक्रीज, लॉट ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ स्टील एंड सीमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप देखोगे अल्ट्राटेक जो है वो भयानक लेवल पे जो है 6 यूनिट को परचेज़ कर रहा है और अपना जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी ग्रो कर रहा है। स्टील का भी हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। GOM ने मे नॉट ट्वीक 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनो। आई थिंक 28% GST उससे ज़्यादा भी आप चार्ज कर सकते हैं। मैं तो पूरी तरीके से एग्री करूँगा। इफ़ यू इवन चार्जिंग मोर देन 28% दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दैट अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन कसिनो में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। रीज़न बिकॉज इट्स अ एडिक्टिव मार्केट। यानी इनका टारगेट ये होता है कि किस तरीके से हम लोगों को एडिक्शन में डाल दें। जैसे पान मसाला, गुटखा, दारू, खैनी, ये सारे जो होते हैं एडिक्शन वाले होते हैं, एंड पीपल डू नॉट दे डोंट केयर दैट दे हैव टू पे 20% टैक्स, 30% टैक्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा एक इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर। ऑल्दो इट किल्स मनी, इट डिस्ट्रॉयज फैमिलीज, बट इट मेक्स मनी फॉर यू। तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप इससे अपना मुनाफा कमा रहे हैं, आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। सो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक देयर इज़ रॉन्ग, बट फ्रॉम अ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू येस इट डिस्ट्रॉयज अ लॉट ऑफ फैमिली। ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे, बट यहाँ पे आपका टिपिकली जो मुझे देखने को मिलेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी अ ह्यूज बिग अमाउंट ऑफ लॉबी। क्योंकि आप देखेंगे ड्रीम 11, MPL, ये सारे जो हैं इन्होंने अपना एक लॉबी बना के रखा हुआ है, अपना एक ट्रेड यूनियन टाइप का बना के रखा हुआ है। ये कलेक्टिवली जो है गवर्नमेंट को लॉबी करते हैं, गवर्नमेंट को पुश करते हैं कि आप इसको जो है लीगल करवाओ ताकि वी कैन मेक मोर मनी। एंड ऑब्वियसली हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये धंधे में एडवांटेज ये हो जाता है 28% गवर्नमेंट को दे ही रहा है, तो गवर्नमेंट को भी एक किकबैक मिलता है, तो उसको भी फ़ायदा होता है। वो जो गेमिंग कंपनीज है उनको भी फ़ायदा होता है, एंड जो टिपिकल इसके कंज्यूमर है ज़्यादातर लोगों को लॉस होता है। बट हु केयर्स, और वो तो वॉलंटियरली उसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई हमारा रिफाइनर का जो है अर्निंग्स में इतना हमारा घाटा हो जाएगा, ये घाटा हो जाएगा। कुछ घाटा नहीं होने वाला है। ये बेसिकली आपको जैसे समझ में आ रहा है कि जो भी आपके रिफाइनर्स हैं, घाटा इसलिए होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर एक्सपोर्ट पे मतलब आपका जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है। एक्सपोर्ट में जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि भाई अभी जैसे आप जानते हैं कि डॉलर का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, अभी अराउंड 78 है जब मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपका अराउंड 80 तक भी जा सकता है। आई थिंक 78-79 में है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब जो रिफाइनर्स हैं, वो चाहेंगे कि भाई इस लॉट में, इस टाइम में जितना हो सके निकालो भाई ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ताकि हमारा बाहर से फोरेक्स से ज़्यादा पैसा आ सके हमारा। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें लगाया है बैन, तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज नहीं होगा, पर जब भी वो एक्सपोर्ट करने चाहेंगे तो गवर्नमेंट को भी उसमें फ़ायदा होगा। ये डेफिनेटली आपका अगर धंधा होगा तो आप डेफिनेटली बोलोगे, बट फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई शुड नॉट बी बॉदर। तो अगर आप ऑयल कंपनीज़ में, रिफाइनरीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, सो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी स्टॉक जो है थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा डाउनफॉल होगा, मे बी 2% 3% का आप करेक्शन देख सकते हो एट मैक्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है
फॉरेन एक्सचेंज में, तो फिर आप देखोगे 8% तक का भी आप देखोगे एक करेक्शन हो सकता है। बट आई थिंक दैट्स द गुड टाइम जहाँ पे आप जो है ज़्यादा स्टॉक पाइल अप कर सकते हो उसी कंपनी का, बिकॉज ये जो फेज़ है ये 6 महीना 7 महीने बाद वो निकल जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका रिलैक्सेशन आएगा। सो उस टाइम में आपका जो स्टॉक का प्राइस है फिर से आपका बाउंस बैक स्लोली करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई दो स्टॉक्स इफ़ यू आर रियली इन्वेस्टेड इन रिफाइनरी या ऑयल एक्सप्लोरेशन ही, ऑयल रिफाइनिंग, ये सारी कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप देख सकते हैं। अडानी emerges लोएस्ट बिडर इन CIL टेंडर। ये चीज़ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अडानी डेफिनेटली, क्योंकि अडानी के पास अभी जो है दे आर नॉट बॉदर। द बिगेस्ट एडवांटेज विद अडानी यार इस, क्योंकि वो इतना डेट लेडन कंपनी है, तो इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। डेट लेडन मतलब इसने बहुत ज़्यादा जो है मार्केट से कर्जा उठा के रखा हुआ है, बाहर से भी कर्जा उठा के रखा हुआ है, इंडिया से भी कर्जा उठा के रखा हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो इसलिए आप देखोगे कि ये जो है कम रेट में जो है आपका काम कर सकते हैं। सो अडानी emerges एज दी लोएस्ट बिडर ऑफ द CIL टेंडर। CIL मतलब कोल इंडिया टेंडर। कोल इंडिया टेंडर मतलब उसको कोल चाहिए होता है मैक्सिमम, जो हमारे सर्टन पार्ट ऑफ इट कोल इज़ कमिंग फ्रॉम प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यहाँ से आपका हमारा कोल आना शुरू हो रहा है। तो कोल को जो है मूव करना, क्योंकि अडानी के पास पोर्ट भी है, और वो पोर्ट अगर आपके पास होता है तो लोडिंग अनलोडिंग में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। फिर वो पोर्ट से जो है डायरेक्टली आप ट्रेन के माध्यम से, यहाँ पे तो आपका फ्रेट ऑन रोड है, पर आई थिंक फ्रेट ऑन रेल इज़ मच बेटर। तो वहाँ पे आपका जो है डायरेक्टली थर्मल पावर प्लांट तक जो है आप सप्लाई कर सकते हो कोल को। तो यहाँ पे अडानी इज़ कमिंग एज अ बिगेस्ट लोएस्ट बिडर। उसके बाद मोहित मिनरल्स, और यहाँ पे चेट्टीनाड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी आपका यहाँ पे जो है बिडिंग किया है। उनके पास प्रॉब्ली ये सारी कंपनीज़ को जो है थोड़ा सा आप मॉनिटर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये कौन सी जगह पे आपका जो है कर रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं। सो अडानी ने ऑलरेडी ये जीता हुआ था। तो अडानी का और एक फ़ायदा ये होता है कि अडानी के पास ऑलरेडी दे हैव कोल माइंस इन ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड में उनका है। और डेफिनेटली आपने देखा होगा बहुत सारे जो है आपका वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था कि अडानी को भगाओ ऑस्ट्रेलिया से अडानी को भगाओ। बट ये आपका कैपिटलिस्टिक ये सब आपका क्या बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जैसे इंडिया में जैसे देख रहे हो कि बाहर से फंडिंग आता है, प्रोटेस्ट के नाम पे प्रोटेस्ट किया जाता है ताकि वो जो कंपनी है, वो जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाए। दैट हर्ट्स द कंपनी, इट हर्ट्स द कंट्री एंड इट हर्ट्स द इकोनॉमी। सो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रोटेस्ट हो सकता है, डेफिनेटली करना चाहिए इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट उसको अगर आप प्रोपेगेंडा के तरीके से करते हैं दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। बिकॉज अगर आपको नहीं समझ में आता, जैसे ये मुझे कैसे मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ये सब हो रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बिग माइनिंग कंपनी जो चाहते हैं कि अडानी को भगाओ वहाँ से। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड जो है माइंस को ऑपरेट करते हैं, एंड दे डू नॉट वांट अडानी टू बी देयर, बट आई वांट अडानी टू बी देयर बिकॉज इट्स अ इंडियन कंपनी। और वो पैसा लेके इंडिया में आता है, इंडियन गवर्नमेंट को देता है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है आपके बेनिफिट के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए वो इन्वेस्ट करता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका भी वैसे काम करता है, दे आर ऑल्सो अपना जो इंटरेस्ट है वो उसमें फोकस करते हैं, तो आपको भी अपने इंटरेस्ट में फोकस करना पड़ेगा। BOI seeks buyers for 3,600 crore stressed assets accounts। तो जैसे आपको पता है कि कोलकाता बेस्ड जो माइक्रो लेंडर है श्रेय ग्रुप का, उसका भी एक इशू हो चुका है, आपका NPA बन चुका है वो, उसके ऊपर भी आई थिंक NCLT में केस चलने वाला है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी सारे PSU हैं या गवर्नमेंट बैक्ड बैंक्स हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि करप्शन बहुत वहाँ पर ज़्यादा होता है, वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ही कम होते हैं। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बैंकिंग सेक्टर इज़ गोइंग टू बूम, इट इज़ राइट नाउ गोइंग थ्रू अ बूम एंड इट विल बूम ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ईजिली वो ग्रो करेगा। सो फोकस करें। जो NBFC है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, स्पेशली रिटेल बैंकिंग, विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। इट इज़ गोइंग टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, एंड लॉन्ग टर्म में 15 ईयर्स में देखें वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। India again sends fuel supplies to Sri Lanka, which is very good, and I think this is a good thing because slowly and gradually you are going to get them under debt, and आपका थोड़ा सा उसमें इन्फ्लुएंस होगा, तो चाइना या दूसरे जो कंट्रीज़ है वो वहाँ पे जो अपना पोर्ट ये सब बना रहे हैं वो उनको नहीं मिलेगा। सो विच इज़ गुड फॉर इंडिया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू।
FMCG इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सी लोअर सेल्स इन जून वर्सेस में। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो यहाँ पे आपका जो है टॉपिक पढ़ के मैं बोल देता हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि बॉडी जो है वहाँ पे डिमांड, ये डिटेल्स जो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ द डेली मूवमेंट, न्यूज़ मूवमेंट क्या हो रहा है। FMCG जैसे मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, यहाँ पे अभी स्लो चलेगा। दिवाली के पहले या ईयर एंड में आप देखोगे थोड़ा सा अच्छा सा वहाँ पे बूम आ सकता है, बट लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। सो दैट इज़ वाई FMCG में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में उतना आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, और मूवमेंट नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, इम्पोर्ट भी कम होगा। तो एटलीस्ट एक तरफ से अच्छा है, क्योंकि अभी आप जब इंपोर्ट करने जाएंगे आपका डॉलर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अराउंड 5-10% ईजिली आपका बढ़ेगा, एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे 20%, 25% तक भी आपका जंप होगा। सो राइट नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई समथिंग न्यू, अभी इमीडिएटली ओल्ड स्टॉक अगर है वो परचेज़ कर सकते हैं, या प्राइस बढ़ने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आप देखो मार्केट जो है FMCG उतना भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्टिल 1% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। एंड आप जैसे देख पा रहे हैं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर 25% गिरा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। एंड ऑल्सो इस साल उतना गर्मी नहीं पड़ा हुआ है, आप देखोगे पूरा ऑल ओवर इंडिया वेदर चेंज हो रहा है, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबल थिंग, एंड उस ग्लोबल वार्मिंग हम ही कर रहे हैं। सो इसलिए पेड़ मत काटिए, पेड़ लगाइए, घर में पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। एंड यहाँ पे इसलिए देखोगे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर प्राइमरीली हर साल हम देखते हैं कि 20-30% जंप होता है, बट इस साल जो है उतना जंप नहीं हो रहा है, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव मनी। 40% इज़ द श्रिंकेज इन द एंट्री लेवल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है कंजम्पशन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इरोड होगा, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव मनी। बट आपके लिए उतना टेंशन की बात नहीं है, इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट कि कौन सा, जैसे यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो फोकस करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में हम बात नहीं करेंगे, आई डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स हियर, सो इट्स फाइन। नेक्स्ट 30 to 40 years विल बी द एरा ऑफ BJP, एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर रेड फ्लैग्स डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स इन स्टेट फाइनेंसेस। जैसे आप जानते हैं कि इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स जो है दे आर डेट लेडन, मतलब उनका कोई इंडस्ट्री एज एन आउटपुट जो है, जैसे आपका क्या होता है, आप अपने स्टेट को चलाने के लिए आप डेट लेते हो, एंड दैट इज़ फाइन। तो अगर आप डेट लेते हो, आपका जो कलेक्शन होता है या इनकम होता है वो अगर आपका 8 रुपये होता है, तो वो 2 रुपये का डेट लेके आप उसको मैनेज कर देते हो। पर यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स का क्या हो रहा है, उनका 8 रुपये इनकम है, पर उनका खर्चा जो है 100 रुपये है। 8 रुपये इनकम है, 100 रुपये उनका खर्चा है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग जो आपका जो फॉर एग्जांपल अगेन लेट मी जस्ट से इट अगेन, समझाता हूँ मैं आपको इस ईजी तरीके से। आपका अगर इनकम जो है, अगर आपका 100 रुपये है और आपका एक्सपेंस जो है वो अगर आपका 1000 रुपये है, ठीक है, तो आपको तो स्टेट चलाना पड़ेगा, तो आपको 1000 रुपये तो चाहिए। तो आप ये 1000 और इसके बीच में जो गैप है, यानी 900 रुपये कहाँ से लाते हैं, आप बॉन्ड निकाल के लाते हैं, आप डेट से लाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है और डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट अगर इतना अमाउंट अगर बढ़ जाता है, तो फिर आप वो स्टेट नहीं चला पाओगे और आपको वो डेट भी नहीं देगा, और वो स्टेट जो है इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाता है, जो श्रीलंका में हुआ है, जो नेपाल में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है। सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि इस सिचुएशन में जब देयर विल बी एन इकोनॉमिक कोलैप्स इन दैट स्टेट, तो वहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रकोप पड़ेगा, क्योंकि स्टेट अपना इनकम कहाँ से बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ा के। तो आइदर इट विल इंक्रीज़ इट्स टैक्सेस, ही आपने एक्सपेंसेस बंद कर देगा। एक्सपेंसेस बंद करके भी वो अगर 500 रुपये भी लेके आता है, उसका इनकम तो 100 रुपये है, 400 रुपये उसको डेट में चाहिए, डेट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, टैक्स को इंक्रीज़ करेगा। टैक्स को इंक्रीज़ कहाँ पे ज़्यादातर करता है, रोड टैक्स बढ़ाएगा, जो हेवी इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा। और फिर अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, वो क्या करेंगे, वो आपके स्टेट को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए ये मॉनिटर करें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो जो हम स्टॉक में करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, कर्ज में वो डूबा हुआ है। ऐसे कुछ स्टेट्स को आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा स्टेट आपको लगता है कि है, और उस स्टेट में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी पब्लिकली ट्रेडेड इंडस्ट्रीज़ हैं या जो जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है उसके अगर ऑफिसेस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, बिकॉज उसका इफेक्ट अभी इमीडिएटली 3 से 5 साल के अंदर आने वाला है 2024 में। तो उसका इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा, उसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा देखें कि कौन सा सरकार बहुत ज़्यादा फ्रीबी दे रहा है
जिनका टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, डेट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ अगर आप मॉनिटर करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे सेफेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ दिस इज़ दिल्ली का सरप्लस है, दे हैव अ लॉट ऑफ इनकम इन फ्रॉम टैक्स। गुजरात है, महाराष्ट्र है, दे आर नॉट दैट डेट लेडन। आई एम नॉट श्योर वाई मारुति सुजुकी अपना सुसाइडल टेंडेंसी में घुसा हुआ है। कुछ डिसीजन जो है वो ले रहे हैं, बहुत अच्छी है। आई थिंक वन ऑफ द गुड डिसीजन, आई वोंट से इट्स अ ग्रेट डिसीजन, बट वन ऑफ द गुड डिसीजन ऑफ उन्होंने जो लिया था वो था फेजिंग आउट द डीजल व्हीकल्स। बट यहाँ पे इसलिए उसमें प्रॉब्लम भी हुआ है कि जितने भी सारे आपके फ्लीट के गाड़ी होते थे, ओला उबर होते थे, वो मैक्सिमम जो है इधर CNG में वो कन्वर्ट हो चुके हैं, या मैक्सिमम यहाँ पे आप हुंडई का देखोगे कि गाड़ी वो परचेज़ करें जो डीजल में चलता है, या टाटा का भी आ चुका है। यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, फेज आउट कर देंगे प्योर पेट्रोल व्हीकल्स। सो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़ हाइब्रिड मोड में वो लोग जाने वाले हैं। ऑलरेडी उनका जो सियाज गाड़ी है, कुछ गाड़ी है उसमें आपका ऑलरेडी हाइब्रिड मोड में चलता है, उसमें बैटरी है, उसके साथ पेट्रोल है। तो 10 साल में मेरे को लगता है कि ईदर दे विल स्विच टू पेट्रोल एंड CNG और पेट्रोल एंड बैटरी, नॉट कम्प्लीटली बैटरी। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंडियन ड्राइवर्स ड्राइव अराउंड 10,000 किलोमीटर्स एनुअली। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल कार इज़ मच चीपर टू मेंटेन, बिकॉज आपका 8 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद बैटरी में अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं, बैटरी का चार्ज कम हो जाता है, विच वी डू नॉट वांट। सो मोस्ट प्रोबेबली विल बी फोकसिंग मोर ऑन द CNG पार्ट, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा जो देश है वहाँ पे आपका CNG का जो प्रचलन है, CNG का जो कंजम्पशन है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने वाला है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट राइट नाउ CNG जो जैसे गेल हो गया, ऐसे जो कंपनीज़ है वहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस जो है ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है दिल्ली साइड में। तो ऑल ओवर इंडिया आई थिंक CNG का जो है वो पाइपलाइन आने वाला है। दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैज़ टू बी डेवलप्ड एंड इट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल डेवलप। तो CNG का कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा, पेट्रोल का कंजम्पशन हमारा कम होगा, एंड पेट्रोल व्हीकल्स जो है दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू CNG। एंड प्लस इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक का EV का जो काम है वो इसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि मोर देन 60% दे पार्क ऑन रोड एंड 25% हैव चार्जिंग पॉइंट। तो समझ पा रहे हैं कि कम्प्लीटली EV में जाना संभव नहीं होगा, पर यहाँ पे हम EV CNG पे आई थिंक आई एम प्रीटी मच श्योर दैट वो CNG में आने वाले हैं। ये देखिए CNG पे हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दे आर गोइंग टू कम टू CNG। एंड इंटरनल कंबंशन इंजन वो बंद तो नहीं करेंगे, बट वो CNG में स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू मूव। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। तो मारुति में अगर आपने इन्वेस्ट किया है या ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ गोइंग टू give you this is something that you need to learn about or keep in mind. कोई immediate benefit आपका नहीं होगा, immediate उतना कंसर्न नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 15 years डाउन द लाइन ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये स्टॉक देख सकते हैं, ये स्टॉक से ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था लॉजिस्टिक ये जो कंपनी है वो ग्रो करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स मतलब डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा, आपका यहाँ पे फोर्जिंग्स, हेल्थ केयर ग्रो करेगा, बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। NTPC इज़ ग्रोइंग राइट नाउ, सो आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर पेनल्टी लगने वाला है जोमेटो के ऊपर, राइजिंग फ्यूल। ओके, डिस्ट्रेस लोन है भाई, NPA कोड खरीद लो। तो ये प्रीटी मच श्योर कोई प्राइवेट बंदा लेगा उससे पैसा उठाएगा, because Bank of India can leverage that, but I don't think they want to leverage that. I think that's about it. And कौन सा टॉपिक आपको सही लगा, कौन सा प्रॉब्लम आपको सही लगा, डेफिनेटली लेट मी नो। एंड थैंक यू। एंड डेट फॉर पैसा कहाँ से उठा रहे हैं वो देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल कमर्शियल रूट बिफोर द मॉर्गेज लेंडर, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये चीज़ जो आपको देखना पड़ेगा भाई, HDFC इज़ गोइंग फॉर आप देखोगे 3 महीने में आप देखोगे HDFC भर के एडवर्टीजमेंट शुरू कर रहा है। बहुत सारे प्लान्स निकालने वाला है कि भाई जो छोटे छोटे रियल एस्टेट लोगों के साथ काम करके छोटे छोटे जो हाउसिंग प्रोग्राम्स होते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK उसको बहुत ज़्यादा ये मूव करेंगे। टिपिकली Tier 2 सिटी में आपका ज़्यादा पुश होगा, Tier 1 तो ऑलरेडी इसमें है। सो आई होप इट डज़ नॉट क्रिएट मोर NPAs। So that's about it. Thank you. And I think थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। And take care, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, and we will see you tomorrow.